सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर गांधी और उनके चंपारण सत्याग्रह के दिनों में ही जाएंगे, लेकिन ये कहानी उस दौर की नहीं है जब आंदोलन हुआ या आंदोलन पीक पे था। ये उस समय का है प्रसंग है जब गांधी दोबारा चंपारण गए थे अपने कामकाज, जो भी रचनात्मक काम उन्होंने शुरू किए थे उनकी प्रगति देखने और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए। गांधी अप्रैल 1917 में चंपारण गए थे और जनवरी 1918 के आखिर में 30 जनवरी को वो चंपारण से निकले थे। करीब 9.5 महीने वो वहाँ रहे थे और उस रहने के दौरान आते जाते रहे, लेकिन मुख्य रूप से चंपारण में ही रहे और चंपारण के मसले को लेकर रांची गए, पटना गए, जहाँ भी गए वो उनका वही कंसर्न था। लेकिन खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा के किसानों का आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूरों की बार बार आती मांग को ध्यान में रख के वो चंपारण से निकले थे और 3 महीने लगा के उन्होंने इन दोनों मसलों को काफ़ी हद तक सुलझा लिया। खेड़ा भी सुलझ गया और अहमदाबाद का समझौता तो आज तक माना जाता है कि औद्योगिक मजदूरों के साथ वैसा समझौता फिर कभी नहीं हुआ और अहमदाबाद उसके बाद डिस्टर्ब भी बहुत कम हुआ है। औद्योगिक अशांति वहाँ लगभग नहीं रही। उसके बाद उस पूरी अवधि में भी गांधी लगातार चंपारण की खबर लेते रहे। चंपारण में उनके लोग रहे, लोग मतलब कस्तूरबा से लेके, कस्तूरबा भी रहीं, देवदास गांधी भी रहे, एक रिश्तेदार प्रभुदास गांधी भी रहे, रामदास गांधी भी कुछ समय के लिए आए थे। उनके बड़े मित्र नरहरि पारिख का परिवार वहाँ रहा। उनकी बेटी तब वहीं थी, बनमाला पारिख, जिसने बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है गांधी पे और फर्स्ट रैंक देखे हुए जो बच्ची वहाँ गांधी के समय खेल कूद रही होगी, उसने बहुत अच्छी किताब लिखी। फिर महादेव भाई की पत्नी, जिनकी शादी नई हुई थी, वो महादेव भाई की पत्नी दुर्गा बाई, वो भी रह गई वहीं स्कूल में, तो उनको लेके भी गांधी की चिंता लगातार रहती थी। तो इस किस्म के कार्यकर्ता वहाँ रहे तो गांधी बार बार उनकी खबर लेते रहे। फिर मई में वो 17-18 मई के आसपास फिर चंपारण आए थे और 1 हफ्ते करीब रहे और उस दौरान वो जहाँ जहाँ जाके उन्होंने सारे कामों की प्रगति देखी। कहीं निराश हुए, कहीं उनको खुशी हुई। कुछ और क्या किया जा सकता है इसका इंतजाम हुआ, क्योंकि उन्होंने बड़े वकीलों को वापस अपने धंधे में भेज दिया था, बाकी सब लोगों को भी अपनी अपनी जगह जाने को कह दिया था। सिर्फ ये जो रचनात्मक कार्यकर्ता थे वही रुक गए थे। उनमें से भी एक महाराष्ट्र से कटघरे आए थे जिनको लेके पुलिस की काफ़ी आपत्ति हुई, तो बाद में उनको भी वापस किया गया। तो बल्कि जब वो मई में आए तो कलेक्टर जो चंपारण का था, हैकॉक, उसने कहा कि अच्छा तो इस बार आप अपना काम समेटने आए हैं। तो गांधी ने उसको ये जवाब दिया कि काम तो यहाँ का मेरे मरने तक नहीं समेटा जाएगा। अब चंपारण को कोई नहीं मेरे मन से निकाल सकता, न यहाँ का काम मैं बंद कर सकता हूँ। तो ये बात तो तुम भूल जाओ। अब ये ज़रूर है कि आना मेरा कम हुआ है क्योंकि दूसरे जगह आंदोलन हो रहा है। उसी दौर का ये प्रसंग है और दिलचस्प प्रसंग है। महादेव भाई ने इसका जिक्र किया है, जो तब उनके सहयोगी हो गए थे, निजी सचिव थे। तो महादेव भाई वगैरह के साथ गांधी बैठे थे मोतिहारी में अपने पुराने अड्डे पे और वहाँ ये चर्चा चल रही थी कि सारे कामकाज व्यवस्थित तब होंगे जब एक दफ्तर हो यहाँ, और दफ्तर भी ऐसा हो कि जैसे चर्च का वेस्टमिनिस्टर एबे जो अल्फ्रेड द ग्रेट ने बनवाया था लंदन में, उस किस्म का हो। अब वो खूबसूरत इमारत क्या है इसकी सहज कल्पना आप नहीं कर सकते और गांधी उस इमारत को लेके बहुत ही नॉस्टैल्जिक रहे हैं। बाद में भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब उस पर बमबारी हुई जर्मनी के बड़े इमारतों पे, तो गांधी बार बार बेचैन होते हैं कुछ उस किस्म से, जैसे किसी मंदिर पे हमला हुआ हो, किसी मस्जिद पे हमला हुआ हो। तो गांधी की नज़र में ये सब दुनिया की विरासतें हैं और उतना ही उनका रिस्पेक्ट था गांधी के मन में। तो लेकिन इस इमारत को लेके उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यहाँ से ईसाई धर्म प्रचार होता है और धर्म प्रचार का और उस दफ्तर का ये रिश्ता था
कि जब भी किसी नए इलाके में काम शुरू होगा तो दफ्तर में एक हिस्सा जोड़ दिया जाता, दफ्तर का एक हिस्सा नया 2 कमरे 4 कमरे जिसकी जितनी ज़रूरत हो उतनी वहाँ बना दी जाती थी। एक बड़ा नक्शा सा था, एक बड़ा डिजाइन सा था, तो उसको तोड़ा नहीं जाता था, लेकिन बिल्डिंग लगातार बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जाती थी। तो गांधी को लगता था कि कांग्रेस का दफ्तर भी कुछ ऐसा बढ़े कि जैसे जैसे काम बढ़े वैसे वैसे दफ्तर बढ़ता जाए और भव्य हो, बड़ा हो, तो उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो वहाँ बैठे सारे लोग हंस रहे थे। महादेव भाई ने कहा कि बापू यहाँ तो हालत ये थी कि हमको मकान का किराया देना जिसमें हम रहते थे उसको जुटाना मुश्किल होता था। बेतिया मोतिहारी दोनों जगह हमको किराए के मकान में गुजर करना पड़ा। तब बेतिया में और मोतिहारी में किराए के बड़े मकान नहीं थे, क्योंकि कोई किराए के लिए घर नहीं बनवाता था उन दिनों, सब अपना घर बनवाते थे। बहुत किसी को ज़रूरत हुई तो एक आध कमरा दे देगा, लेकिन गांधी के लिए एक कमरे से काम चलने वाला नहीं था। उनको बड़ी इमारत, बड़ा कैंपस चाहिए, बड़ा घर चाहिए। तो जब गोरख बाबू का मकान मोतिहारी में छोटा पड़ा तो बड़े इमारत को तलाशने में ब्रजकिशोर बाबू को पसीना छूटा सचमुच, और उन्होंने अपने एक परिचित का घर बड़ा खाली करा के दिया था। बेतिया में तो खैर वो लोग एक धर्मशाला में रहे। तो दफ्तर का प्रसंग आते ही ये मजाक आया कि जब किराए का मकान का ये हाल है और आप दफ्तर बनाने की बात कर रहे हैं। गांधी ने कहा भाई ये मेरा सपना है और हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद गांधी मोतिहारी से बेतिया गए, फिर बेतियारवा गए, बाकी जगह घूम फिर के आए, और जब लौटे तब तक मोतिहारी के लोगों ने एक जगह ले ली थी और गांधी को कहा कि आप चल के वहाँ उद्घाटन कर दीजिए, आप वहाँ नींव दे दीजिए और आगे इसका काम होना चाहिए। गांधी ने जब ये खबर सुनी और जब वहाँ गए तो सचमुच निहाल हो गए। वो प्लॉट 27 एकड़ का था और 27 एकड़ ज़मीन गांधी को तब एक लोकल व्यापारी देवीलाल साहू ने दान में दे दी थी, और गांधी तुरंत लग गए कि कैसे ट्रस्ट डीड बने, ट्रस्ट की शर्तें तय हो और कैसे बिल्डिंग बनना शुरू हो जाए, क्योंकि बाद में बाधा ना आए। आज की तारीख तक भी मुझे नहीं लगता कि किसी भी ज़िले में मुल्क के कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का 27 एकड़ का कार्यालय होगा। वेस्टमिनिस्टर एवे बना नहीं बना, उतना बड़ा दफ्तर बना नहीं बना, लेकिन इतनी ज़मीन चंपारण के लोगों ने, चंपारण के किसी एक उदार व्यक्ति ने कांग्रेस को दान में दी। आज की तारीख तक वो बिल्डिंग है, वो ज़मीन है और उसका काफ़ी कुछ कब्जा हो रहा है। इसके बावजूद इतना बड़ा दफ्तर कांग्रेस को कहीं नहीं है, और गांधी को जो भी सफलताएं मिली वो सचमुच कल्पना से ऊपर हैं। 1918 में इस किस्म का दान उनको मिल जाए, और उस चंपारण से दान मिले जिसकी खस्ताहाली का किस्सा गांधी ने खुद ही इतना ज़्यादा सुनाया हुआ है, और गांधी ने उस खस्ताहाली को देखते हुए अपने आंदोलन के समय चंपारण से चंदा लेने पे रोक लगा दिया था। चंपारण से सिर्फ लोग खाने पीने की चीज़ें जो देते थे वही आंदोलन के लोगों ने लिया। चंपारण के लोगों से कोई भी पैसा नहीं लिया गया, बल्कि पूरे बिहार से नहीं लिया गया। उस समय गांधी अपना पैसा लेके आए थे, और वो भी कहानी है कि करीब 3000 रुपये लेके वो आए थे और 2200 रुपये खर्चा हुआ, जो उन्होंने ब्यौरा दिया है अपनी आत्मकथा में। और ये ब्यौरा उन्होंने बड़ा खुश होकर दिया है कि मेरे 700-800 रुपये बच ही गए। तो ऐसे गांधी थे और ऐसे चंपारण के लोग थे। ऐसे चंपारण ने उनको क्या दिया, उन्होंने चंपारण को क्या दिया, ये अलग हिसाब का किस्सा है। लेकिन ये प्रसंग गांधी के असर का और चंपारण की उदारता का है। आज की कहानी इतनी ही। अगली बार फिर नई कहानी के साथ हम हाजिर होंगे।